हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑन टिप्स। तो आज हम करेंगे अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और आपको उन चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देख लेते हैं हमारे इसमें क्या क्या हमें टॉपिक कवर करने हैं। तो देखो, हमें इसमें टोटल 5 टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। सेकेंड हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। थर्ड टॉपिक है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ एंड देन योर इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो टोटल हमें कितने टॉपिक्स कवर करने हैं? 5 टॉपिक कवर करने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, और हम पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जाएंगे जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है। ठीक है, और आई गारंटी यू कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके बाद। आपको इसके बाद बस इतना करना है, अगर आप क्लास 12th में हैं तो मेरी ये वाली सीरीज़ देखिए। इसके बाद अगर आपको चाहिए कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना, एमसीक्यूज़ वाले टॉपिक वाइज, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं डेफिनेटली, जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 के लिए और 2 के लिए लेकर आई हूँ वीडियो टॉपिक वाइज, तो मैं इसके लिए भी लेके आऊँगी। आप पहले एनसीईआरटी को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद जो मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रही हूँ आप उनके थ्रू रिवीजन कीजिए। अगर आपके वो सारे सही हो रहे हैं तो मीन्स आपको चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया। अगर गलत हो रहे हैं, जिस भी टॉपिक से गलत हो रहा है, तो वो टॉपिक आपको दोबारा रिवाइज करना है। और सेकंड, आप क्या करेंगे, अगर आप क्लास 12 बोर्ड्स देने जा रहे हैं तो आप PYQs देख लीजिए। ठीक है, तो किस टाइप के PYQs आपको प्रीवियस ईयर में गिवन है, तो उस टाइप का आप देख लीजिए कि आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। बस आप इतना कीजिए। ठीक है, और रिवाइज तो मैं बोलूँगी एनसीईआरटी के थ्रू ही करो। किसी के नोट्स काम नहीं आते। पेपर जो होता है CBSE का हो चाहे नीट का हो, वो आपका एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के थ्रू रिवीजन करो, या फिर जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेके आती हूँ, है ना, हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उनके थ्रू आप रिवीजन कीजिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ उसमें। ठीक है, तो आपको, मेरे को लगता है कि अगर आप ऐसा कर लेंगे ना, तो आपके चाहे नीट हो चाहे आपका क्लास 12 का बोर्ड हो, आपके बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा। ठीक है, तो चलिए, इतना लंबा लेक्चर हमने दे दिया, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना, तो आप डायरेक्ट कमेंट्स में उसको डाल दीजिए। ठीक है, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी उसका, पक्का से पक्का। ठीक है, तो फटाक से आपका जो भी डाउट है राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल बी आंसरिंग यू। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा। ठीक है, और हमने क्या देखा कि जो मेल होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और जो फीमेल होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, आपकी ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी देख लिया था। अब देखो क्या लिखा है आगे, एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर नंबर 2। और उसके जो फंक्शंस थे हमने वो भी चैप्टर नंबर 2 में देख लिए थे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मेल होते हैं उनमें क्या होता है, आपका टेस्टिस होता है, जहाँ पर आपका जो मेल गैमिट दैट इज़ द स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और फीमेल में जो हमारा मेल गैमिट फॉर्म होता है वो होता है आपका क्या, ओवम। कहाँ फॉर्म होता है, वो आपका ओवरी में फॉर्म होता है, और उनका फंक्शन क्या होता है हमने वो भी देख लिया था। लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, कैन यू टेल मी? सोचिए एक बार, क्या आपको समझ में आ रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? ठीक है, तो मतलब हमारी कुछ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्थ के बारे में ऐसा कुछ बात चल रही है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। द टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका सिंपली आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, वो आपके हेल्थी होने चाहिए, और उनकी जो फंक्शनिंग है वो क्या चल रही है, नॉर्मल चल रही है। तो हम बोलेंगे ये जो इंसान है ये आपका रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है। ठीक है, however it has a broader perspective and includes the emotional and social aspect of reproduction also। लेकिन ये इसमें हमारे क्या, आपके जो इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं किसमें, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, according to World Health Organization WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction। WHO के अकॉर्डिंग, देखो वैसे हमें टर्म से लग रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या है, कि अगर कोई जो इंसान है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो आपका प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। लेकिन WHO ने जो हमारी डेफिनेशन दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, वो क्या दी, वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की उन्होंने बोला कि आपका जो इंसान है वो आपका फिजिकली बाहर से फिट होना चाहिए, इमोशनली
बिहेवियरली और सोशली क्या होना चाहिए, इंसान एकदम फिट होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे उसको, रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंसान बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, मे भी आपकी डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और WHO ने उसके लिए क्या आपका मीन्स दिया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, तो आप इसको लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them is all sex related aspect might be called as reproductive health। ठीक है, लेकिन तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि आपकी एक ऐसी सोसाइटी, ठीक है, जहाँ पर जो पीपल हैं वो आपका फिजिकली है ना, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, उनका जो इमोशनल बिहेवियर है वो भी अच्छा है ना, इमोशनली भी अच्छे हैं, बिहेवियरली भी अच्छे हैं, उनके बिहेवियर इंट्रैक्शन अच्छे हैं, है ना, हम सोसाइटी में मिलजुल रहे हैं, है ना, तो इस एक्सपेक्ट में हम बोल देंगे कि क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है वो इंडिविजुअल। ठीक है, व्हाट इज़ इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करके रखनी है, एंड व्हाट आर द मेथड टेकन अप टू अचीव इट, लेट अस एग्जामाइन इट। तो इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे कि क्यों रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहना चाहिए एक इंसान को, और क्या क्या मेथड हैं कि हम आपका एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे स्टेप्स हम देखेंगे कि कैसे आप बना सकते हो और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आई डोंट थिंक कि कोई किसी को भी डाउट होगा, इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले वही लिखा है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपने अपनी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, उसके फंक्शंस भी आपने पढ़े। ठीक है, हमारे लिए क्या बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है हम उसको नॉर्मली क्या समझेंगे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब कोई ह्यूमन या फिर कोई भी है ना, इंडिविजुअल, तो वो क्या है, अगर आपका रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल मतलब क्या कि अगर वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली आपका बिल्कुल हेल्दी है, तभी जाके आप बोलेंगे कि ये इंडिविजुअल जो है वो क्या आपका रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंडिविजुअल है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में बस आपको इतना याद रखना है। आई होप कि इतना तो सबको क्लियर है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक 3.1 से। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल। ठीक है, तो इंडिया हमारी फर्स्ट कंट्री थी वर्ल्ड की जिसने आपका इनिशिएट किया था हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम को। ठीक है, दिस प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, और इस प्रोग्राम को नाम दिया आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इट वॉज इनिशिएटेड इन ईयर 1951 एंड वर पीरियडिकली असिस्टेड ओवर द पास्ट डिकेड। ठीक है, इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर reproductive related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care program। ठीक है, अब इसको हम जो कॉमनली हमारा जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951 इंडिया ने स्टार्ट किया था, अब उसका जो नाम है पॉपुलरली हम उसको जानते हैं किस नाम से, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम से। ठीक है, creating awareness among the people about various reproductive related aspects and providing facilities and support for building up reproductive healthy society are the major task under this program। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारे मेजर टास्क थे वो क्या क्या थे। पहला, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना। ठीक है, अबाउट किसके, अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स के रिलेटेड उनके बीच में हमें क्या करनी थी, आपका अवेयरनेस क्रिएट करनी थी। ठीक है, और हमें क्या करना था कि आपको एक बिल्डिंग अप द रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, और हमें क्या करनी है, एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी डेवलप करनी है। ये हमारे क्या थे, मेजर टास्क थे। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट्स। ठीक है, तो ऑडियो की मदद से, ऑडियो मीन्स रेडियो वगैरह, विजुअल्स मीन्स टेलीविजन्स, और प्रिंट मीडिया मीन्स हमारे न्यूज़पेपर की मदद से हमारे कुछ गवर्नमेंटल और कुछ हमारे नॉन गवर्नमेंटल मीन्स NGOs है ना, इनकी मदद लेके हमने क्या फैलाई, अवेयरनेस फैलाई अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट्स। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव मेजर रोल इन डिसैमिनेशन ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। तो इस हमारी जो प्रॉपर हमारे रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एक्सपेक्ट्स के बारे में जो अवेयरनेस है, इसको हमारा जो फैलाने का काम हमारे कौन कौन कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स है ना, प्रॉपर हमें अवेयर कर सकते हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एक्सपेक्ट्स। हमारे कोई क्लोज रिलेटिव है वो हमें बता सकते हैं, हमारे टीचर्स बता सकते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको मतलब प्रॉपर अवेयरनेस है तो वो आपको बता सकता है। ठीक है, ये सब हमारा क्या करते हैं, मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल
should also be encouraged to provide right information to the young one, so to discourage child from believing in myth and having misconception about sex related aspects. ठीक है, तो अगर क्या करेंगे हम प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दी जाएगी स्कूल में, तो जो हमारा चाइल्ड होगा वो क्या कर पाएगा, आपका डिस्करेज कर पाएगा किनको, हमारे मिथ वगैरह जो है ना, जो खाली मिथ फैला देते हैं, मिसकॉन्सेप्शन जो होते हैं बच्चों में, उनको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं बच्चों से। ठीक है, डिस्करेज करवा सकते हैं बच्चों से, अगर हम उनको क्या देंगे, प्रॉपर नॉलेज देंगे तो। ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंज, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitting disease, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescence age group, lead to the reproductively healthy life. ठीक है, तो हम जो हमारे अभी बच्चे एडोलसेंस की एज में हैं, है ना, हम उनको बता सकते हैं अबाउट सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, हम उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ के बारे में बता सकते हैं, हम उन्हें एड्स के बारे में सब कुछ, इन सबको इन बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो बच्चे अभी क्या है, एडोलसेंस की एज में हैं। ठीक है, एजुकेटिंग पीपल्स especially fertile couple and those which are in the marriageable age group about available birth control options, care of pregnant mother, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for male and the female child, etc. would address the importance of bringing up the socially conscious healthy family of desired size. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आपके बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस का यूज़ करना चाहिए, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में हम बता सकते हैं, है ना, और बता सकते हैं किसके बारे में, कि हमें क्या करनी है, केयर करनी है, जो हमारी प्रेग्नेंट मदर है उसकी केयर करनी है ना, और पोस्ट नेटल केयर करनी है मदर की और हमारा जो चाइल्ड है उसकी। ठीक है, और हमें क्या बताना है कि हम ये सब कुछ अगर हम बताएंगे बच्चों को, और इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, एंड मेल और फीमेल को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, अगर हम ये सब कुछ अवेयरनेस दे पा रहे हैं तो हम क्या बना पाएंगे, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी हम बना पाएंगे। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, social evils like sex abuse and sex related crime etc. need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up socially responsible and healthy society. तो अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में अगर लोगों को प्रॉपरली एजुकेट कर पाएंगे तो हमारे जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं हम उनको भी रोक पाएंगे और एक सोशल और हेल्दी सोसाइटी हम बना पाएंगे। ठीक है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन of various action plan to attain reproductive health requires strong infrastructure facilities, professional expertise and maternal support. तो हमें अगर एक प्रॉपर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करवाना है ना, तो हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना, हमें प्रॉपर एक प्लानिंग करनी है कि कैसे क्या हमें करना है, हमें प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, है ना, तो प्रॉपर हमें प्रोफेशनल डॉक्टर नर्सेज वगैरह चाहिए, और हमें क्या चाहिए, आपका मटेरियल सपोर्ट चाहिए, कुछ हमारे कुछ मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ द मटेरियल सपोर्ट हमें रिक्वायर्ड है। These are essential to provide medical assistance and care to the people in the reproductive related aspects like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problems, infertility etc. ठीक है, तो ये क्या है, हमें मेडिकल असिस्टेंस, है ना, असिस्टेंस क्या होता है कि जो हमें हेल्प करे किसी चीज़ में, है ना, उसको हम बोलते हैं असिस्टेंस। तो ये क्या है, हमारे मेडिकल असिस्टेंस के जैसे एक्ट करेंगे अगर किसी को भी कुछ रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो ये जो हमारा अगर प्रॉपर हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना किसी चीज़ का, तो हम क्या कर पाएंगे, उस इंसान की मदद कर पाएंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू द पीपल। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी टेक्निक्स अगर हमारे पास अच्छी टेक्निक्स हैं ना, तो हम ज़्यादा मदद कर पाएंगे लोगों की। ठीक है, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीज मिनार्क ऑफ female feticide, massive child immunization program etc. are some program that merit mention in this connection. ठीक है, तो जो आपका क्या कर दिया, बैन कर दिया, किसको, एमनियोसेंटेसिस को। क्यों कर दिया, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड बढ़ गया था। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि जो एमनियोसेंटेसिस होती है ये एक प्रोसेस होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई अननोन बेबी है उसका हम सेक्स पता कर सकते हैं कि वो बेबी जो है वो बॉय है कि गर्ल है। ठीक है, अगर लोगों को पता चलता था कि ये क्या है, जो फीमेल है वो मतलब ये जो बेबी है वो फीमेल है, तो लोग क्या करते थे, उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता था, तो जिससे हमारे फीमेल फिटिसाइड के केस जो थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गए थे, इसीलिए एमनियोसेंटेसिस का बैन कर दिया गया इंडिया में। ठीक है, अब एमनियोसेंटेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें होता क्या है ये देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolve substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome,
हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। तो देखो वैसे ये एमनियोसेंटेसिस बिल्कुल भी बुरा नहीं था। एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें से हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं फ्रॉम द फीटस, ठीक है, जो हमारा डेवलपिंग फीटस है उसमें से हम थोड़ा सा फ्लूइड निकालते हैं, है ना। तो उससे हमें पता चल जाता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सबको हम डायग्नोस कर सकते हैं इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन लोगों ने तो इसका मिसयूज़ करा, है ना, उन्होंने तो सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका काम कर लिया, इसीलिए इसका क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है, ओके। और एमनियोसेंटेसिस इज द प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट फ्रॉम द डेवलपिंग फीटस, ठीक है, और इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस। तो हम क्यों लेते हैं कि ताकि हम जो फीटल सेल हैं उनको आप एग्जामाइन कर पाएँ कि उनमें क्या चल रहा है ना, उनमें कोई आपकी जेनेटिक कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए हम एमनियोसेंटेसिस का यूज़ करते थे, लेकिन लोगों ने इसका सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods or to improve upon the existing one. Do you know that the Saheli, a new oral contraceptive for the female, was developed by the scientists of Central Drug Research Institute CDRI in Lucknow, India, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो हमने क्या करी है, बहुत सारे रिसर्चेस कर रखी हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज़ में हमने बहुत सारी रिसर्चेस कर रही हैं। हमारे जो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल जो हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एजेंसीज़ होती हैं, वो दोनों ही करती हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि हमारे अबाउट सहेली, है ना, क्या आपको सहेली के बारे में पता है कि ये क्या है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है जो कि आपका एक फीमेल वीमेन लेती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, आप प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, ये एक बर्थ कंट्रोल ऑप्शन होता है, ठीक है। टेकिंग सहेली इज़ अ पिल, ठीक है, जो 7 डेज़ में एक बार ली जाती है ना, जो फीमेल लेती है, और इट इज़ अ बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा जो था वो किसने डेवलप किया था, इट वाज डेवलप बाय द साइंटिस्ट एट द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ में ये हमारा बना था सहेली, और इसको बनाया गया था आपका CDRI, दैट इज़ द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। Better awareness about sex-related matter, increased number of medically assisted deliveries, and better postnatal care leading to the decrease in the maternal and infant mortality rate, ठीक है। जैसे जैसे हमारी मेडिसिनल फैसिलिटीज़ बढ़ते गई, इससे आपका जो हमारा मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, मरने का डर, मतलब जो हमारा मरने का दर कहा जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब होता है मरना किसी का, ठीक है। तो जो हमारा इन्फेंट बच्चे का और मैटरनल मतलब मदर का, दोनों का ही मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया, कम हो गया है। Increased number of the couple with the small families, better detection and the cure of the STDs, and overall increase in the medicinal facilities for all sex related problems etc. all indicate improved reproductive health of the society। तो हमारे इंडिया में ऐसा हो ही रहा है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी हमारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, जिससे हमारा जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम हो गया है ना। और हमने आपका कपल्स विद द स्मॉल फैमिली को क्या करना है, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं ना, उनको इंकरेज भी करना है ताकि आपका कंट्रोल रहे कौन, पॉपुलेशन, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्शन कर पा रहे हैं STDs का, है ना, और STDs का हम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्शन कर रहे हैं और फिर उसको क्योर भी कर दे रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे इंडिकेशन है कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो क्या हो रही है, अच्छी होती जा रही है, ठीक है। इंक्रीज़ हो रहा है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी में, जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थी पीपल हैं एक सोसाइटी में, वो क्या होते जा रहे हैं, कि बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है अपना टॉपिक 3.2, दैट इज़ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी एंड बर्थ कंट्रोल, ठीक है। तो फिर इसको हम कर लेते हैं स्टार्ट। Population stability and birth control. In last century, an all-round development in various fields signifies improved the quality of life of the people. However, increased health facilities along with better living condition had an explosive impact on the growth of the population, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि हमारा कुछ जो पास्ट सेंचुरीज़ हैं उनमें आपका बहुत ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है सभी फील्ड्स में, ठीक है। और आपका जो मेडिकल फील्ड है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारी बहुत अच्छी हो गई है ना। जैसे पहले होता था, है ना, 90s में की बात कर लेते हैं अगर हम, तो कोई अगर विलेज है तो वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ पाती थी, लेकिन अब तो हर जगह एम्बुलेंस आ पाती है। तो क्या हुआ है, आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये दो आपकी क्या हैं, एक तो लोग क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, अपना जो लिविंग का स्टैंडर्ड है उसे क्या करते जा रहे हैं, अपग्रेड करते जा रहे हैं, ठीक है, पहला। और दूसरा, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं। तो इससे क्या हो गया, आपका जो डेथ रेट है पीपल का वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है ना। और हमारा जो
पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है। ये दो रीज़न है हमारे मोस्ट, ठीक है। आगे का लिखा है देखो, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन दैट इज़ 2000 मिलियन इन 1900 रॉक्ड टू अबाउट 6 बिलियन बाई 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011, ठीक है। तो जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो आपकी 1900 में सिर्फ 2 बिलियन थी, ठीक है। 2000 आते आते वो हो गई आपकी 6 बिलियन और 2011 आते आते वो कितने हो गई आपकी 7.2 बिलियन हो गई, ठीक है। A similar trend was observed in India too. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to billion mark by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. A rapid decline in the death rate, that is the maternal mortality rate, ठीक है। डेथ रेट को हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। किसी का भी डेथ है, ठीक है, अगर मदर की डेथ हो रही है तो हम उसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर की डेथ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो हमारा बच्चा है उसकी अगर डेथ होती है तो हम उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो देखो इंडिया का एक बार जल्दी से रिवाइज करो, ये डेटा आप ना अपनी एनसीईआरटी के बगल में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस ईयर में कितनी पॉपुलेशन करके हो गई थी, है ना। तो एनसीईआरटी में फटाफट से अपनी निकालो और साइड में ही लिख लो। इंडिया की देखो कितनी हो गई थी आपकी इंडिपेंडेंस के टाइम में, मतलब 1947 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो आपकी 350 मिलियन थी। 2000 आते आते वो 1 बिलियन हो गई और 2011 जब मई में हमारा सेंसेशन हुआ था तो उसमें हो गई थी हमारी 1.2 बिलियन, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें देख लेना है। उसके बाद ये क्यों हो रहा है ये भी हमें रीज़न दे दिए हैं कि आपका रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, जो डेथ रेट है वो बहुत डिक्रीज़ होते जा रहा है। दैट इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो दोनों ही क्या होते जा रहा है, आपका कम होते जा रहा है, ठीक है। एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज आर प्रोबेबली रीज़न फॉर दिस, ठीक है। और आपकी जो रिप्रोडक्टिव एज वाले पीपल हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न रहता है। दो आर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम through our reproductive child health care program, though we could bring down the population growth rate, ठीक है। तो due to this reproductive child health care program हमने थोड़ा population को क्या करा है, आपका कम करा है, ठीक है। It was only marginal, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में करा है, लेकिन करा तो है बट बहुत ही कम अमाउंट का हमने कंट्रोल कर पाए पॉपुलेशन का। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, 2011 की जब हमारा सेंसस हुआ था उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2%, that is 20 out of 1000 year, a rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement, that is food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas. Therefore the government was forced to take up serious measurement to check this population growth rate, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ये पॉपुलेशन आपका ऐसे ही इंक्रीज़ होते गई ना तो कुछ टाइम बाद हमें बेसिक नीड्स जो होती हैं उनके लिए भी क्या करना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा, स्कार्सिटी हो जाएगी, ठीक है, कमी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि फूड की कमी हो सकती है, शेल्टर की, है ना, किसी के पास घर रहने के लिए नहीं, किसी के पास खाना खाने के लिए नहीं, किसी के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं होंगे, तो इतनी आपकी स्कार्सिटी हो सकती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको क्या लेना है, कुछ आपके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स लेने हैं, ठीक है। तो हमें कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम क्या करना है, इनिशिएट करने हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, ताकि क्या कर पाएँ हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। The most important step to overcome this problem is to motivate small families by using various contraceptive method, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे आप कोप अप करेंगे, बाय मोटिवेटिंग पीपल अबाउट स्मॉल फैमिलीज़, ठीक है। हम पीपल को बताएंगे कि स्मॉल फैमिली जो होती हैं वो अच्छी होती हैं और बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। यू माइट हैव सीन एडवर्टीजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर, बिल्स एक्सेट्रा showing a happy couple with 2 children with slogan हम दो हमारे दो, we two are two. Many couples, mostly the young urban working ones have even adopted and one child norm, ठीक है। तो हमने बहुत सारे ऐसे करके पोस्टर्स वगैरह एडवर्टीजमेंट वगैरह देखे जिसमें लिखा होता है कि हम दो हमारे दो, है ना। तो ये क्या करते हैं कि टाइप मतलब लोगों को इनकरेज करते हैं कि सिर्फ आपकी जो फैमिली होनी चाहिए वो बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल फैमिलीज़ को प्रमोट करने के लिए इस टाइप के पोस्टर्स और एडवर्टीजमेंट लगाए जाते हैं, ठीक है। और तो कुछ हमारे अर्बन एरियाज़ में और जो वर्किंग वाले हमारे फीमेल और मैन होते हैं वो क्या करते हैं, आपका 1 चाइल्ड नॉर्म अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल, दैट इज़ 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल 21 ईयर्स, एंड इंसेंटिव गिवन टू द कपल विथ स्मॉल फैमिली आर द 2 of the other measurement
टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैरिजेबल एज को जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई, फीमेल्स के लिए 18 कर दी गई और मेल्स के लिए 21 कर दी गई। ये एक हमने क्या लिया, आपका स्टेप लिया ताकि हम क्या कर पाएँ, रोक पाएँ किसको, आपका पॉपुलेशन को। और दूसरा स्टेप इन्होंने क्या लिया कि आप कुछ आप फैसिलिटीज़ दे सकते हैं जो स्मॉल फैमिलीज़ हैं उनके है ना, उनको आप क्या कर सकते हैं, छोटी फैमिलीज़ वाले जो हमारे फीमेल और मैन हैं, कपल्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, कुछ आपकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम ये जो प्रॉब्लम है हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ का, उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब हम कुछ आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को। ठीक है, अब हमारा यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं क्या लिखा है। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, अब जो हमारा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ देखो क्या क्या होती हैं। पहला, इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए एंड रिवर्सिबल होना चाहिए, विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, आपके आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के हमारे फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए कि आपका यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए और उसका कोई भी आपका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। It also should in no way interference with the sexual drive, desire और sexual act of the user। ठीक है, उसने कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, with the sexual drive, desires और आपका sexual act of the user से। A wide range of contraceptive method are presently available which could be broadly grouped into following categories, namely national or traditional. Next one is your barrier method. First one is on national or traditional, second is the barrier, then IUDs, then oral contraceptive, injectables, implants and surgical methods। ठीक है, तो हमारे क्या हैं, जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो आपके कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। वो कैटेगरीज क्या क्या हैं, पहला क्या है, नेशनल और ट्रेडिशनल, बैरियर मेथड, IUDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। तो सबसे पहले हम नेशनल या फिर आप जिसको नेचुरल और ट्रेडिशनल वाले मेथड को पढ़ेंगे, देन हम बैरियर मेथड को पढ़ेंगे एंड देन हम IUDs को पढ़ेंगे, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फिर इंजेक्टेबल्स, फिर इम्प्लांट्स और फिर हम पढ़ेंगे आपका सर्जिकल मेथड्स को। ठीक है, एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा नेचुरल मेथड है या फिर जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, उसका आपका प्रिंसिपल क्या है कि वो क्या कर देता है, अवॉइड करता है किसके, ओवम और स्पर्म के मीटिंग के चांसेस को। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज वन ऑफ सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और abstain फ्रॉम coitus फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा पीरियोडिक एब्सटिनेंस में जो आपका फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर होते हैं, ये आपका फ्रॉम डे 10 to 17 कोइटस नहीं करते हैं, क्योंकि आपका 14 डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है और जो हमारा स्पर्म होता है वो आपका 2 to 3 दिन तक क्या रह सकता है, लाइव रह सकता है। ठीक है, एज द चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज़ कॉल्ड एज फर्टाइल पीरियड। ठीक है, तो इस टाइम पे 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये करते हैं आपको कोइटस नहीं करते हैं, ताकि क्योंकि इस पीरियड में हमारे जो चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। Therefore, by abstaining from the coitus during this period, conception could be prevented। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपका कंसेप्शन मीन्स ऑफ रिसीविंग, है ना, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं अगर इस पीरियड में क्या हो, आपका कोइटस ना हो। लेकिन ये आपका ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बहुत इसके फेलियर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, विड्रॉवल एंड कोइटस इंटरप्शन, सेकंड ये भी हमारा क्या आता है, नेचुरल मेथड में ही आता है, विड्रॉवल एंड कोइटस इंटरप्शन। इसमें क्या होता है, देखो, is the another method in which the male partner withdraw his penis from the vagina just before the ejaculation so to avoid insemination। इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है वो क्या कर देता है, अपना पेनिस को जस्ट बिफोर इजैकुलेशन जो होता है हटा देता है, ताकि आपका इंसेमिनेशन ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेचुरल मेथड है लैक्टेशनल एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड इंटेंस लैक्टेशन following parturition, therefore as long as mother breastfeeding the child
फुल्ली चांसेस ऑफ द कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल। ठीक है, तो लैक्टेशनल एमेनोर्जिया में क्या होता है, ये क्या होता है, आपका 6 मंथ का पीरियड होता है। जैसे कि मदर की अभी अभी डिलीवरी हुई है तो 6 मंथ तक क्या होगा, उसका अगेन आपका कंसेप्शन पॉसिबल नहीं होता है जब तक आपकी जो मदर है वो क्या कर रही है, चाइल्ड को आपका ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। 6 मंथ तक का इसका पीरियड होता है और यहाँ पर जो हमारे चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो जस्ट निल होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्शन जो होता है वो बहुत ही निल होता है। ठीक है, फ्यू चांसेस हैं, मतलब है ही नहीं वैसे तो, लेकिन हो मे भी ऐसा हो कि हो जाए किसी में। ठीक है, बट 99% ऐसा होता है कि आपका जो कंसीविंग है या फिर कंसेप्शन है वो नहीं होगा। ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं होगी। हाउएवर दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। ठीक है, तो पार्चुरेशन के बाद 6 मंथ तक ही ये मेथड आपका मैक्सिमम पीरियड इसका इतना ही होता है। ठीक है, इफेक्टिव तब तक ही होता है। ठीक है, एज नो मेडिसिन और डिवाइस आर यूज इन दिस मैथड, साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट निल, चांसेस ऑफ फेलियर दो इन दिस मैथड आर हाई। ठीक है, तो कोई भी हम यहाँ पर आपका मेडिसिन या फिर डिवाइस का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे जो आपके फेलियर के चांसेस जो होते हैं वो तो बहुत हाई होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत ही इसके क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब या तो होते ही नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे हैं मेडिसिन और डिवाइसेस वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन बैरियर मेथड ओवम एंड द स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर, सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड द फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बैरियर मेथड, और बैरियर मेथड में क्या करते हो आप, फिजिकल मीटिंग को रोकते हैं हम ओवम और स्पर्म की। ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं बैरियर मेथड में, ओवम और स्पर्म की फिजिकल मीटिंग को प्रिवेंट करते हैं। और जो हमारे बैरियर होते हैं वो आपके दोनों के लिए प्रेजेंट होते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। देखो पहला क्या लिखा है, कॉन्डम्स आर बैरियर मेड अप ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल एंड वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। जो आपके कॉन्डम्स होते हैं, ठीक है, वो एक टाइप का आपका क्या होता है, बैरियर, जो कि आपके थिन रबर और लेटेक्स शीट के बने हुए होते हैं, जो कि आपका कवर करते हैं पेनिस को इन द मेल और वेजाइना या फिर आपका सर्विक्स को इन द फीमेल। ठीक है, जस्ट बिफोर द कॉइटस सो दैट द इजैक्युलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, इससे क्या कर सकते हो आप, कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के नाम दिए हैं, जैसे निरोध इज़ द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल्स, मेल्स के लिए बहुत पॉपुलर होता है, निरोध है इसका नाम। ठीक है, यूज़ ऑफ द कॉन्डम हैव इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STIs एंड एड्स। ठीक है, तो क्या हुआ है कि हमारे कुछ रिसेंट ईयर में जो कॉन्डम्स हैं इनका यूज़ जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि क्या करते हैं, जो कॉन्डम्स होते हैं ये आपका बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के जैसे तो वर्क करते ही करते हैं, बल्कि आपके ये हमारे आपका प्रोटेक्ट भी करते हैं फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ एंड एड्स से भी आपको ये प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया इन द रिसेंट ईयर्स। ठीक है, बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाई गिव प्राइवेसी टू द यूज़र। ठीक है, तो दोनों ही हमारे जो मेल और फीमेल कॉन्डम होते हैं दोनों ही डिस्पोजेबल होते हैं और आपके सेल्फ इंसर्टेबल होते हैं, है ना, तो खुद से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, इसीलिए क्या देता है ये आपका प्राइवेसी देता है किसको, यूज़र को, है ना। नेक्स्ट देखो, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स आर ऑल्सो बैरियर मेड अप ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कॉइटस। ठीक है, तो फीमेल के लिए जो होता है वो क्या होता है आपका डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आपके बैरियर होते हैं जो कि हमारे फीमेल इंसर्ट करती है अपने सर्विक्स में ड्यूरिंग द कॉइटस। ठीक है, दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ठीक है, यह करते हैं आपका ब्लॉक करते हैं एंट्री स्पर्म की थ्रू द सर्विक्स। ठीक है, दे आर रीयूजेबल, और ये कैसे होते हैं आपके, रीयूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज्ड अलॉन्ग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। तो इनके साथ जो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आती हैं, जेलीज वगैरह होती हैं, फॉर्म्स वगैरह भी यूज़ की जाती हैं ताकि इसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है उसको हम इंक्रीज़ कर पाएँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है IUDs। नेचुरल मेथड्स हमने पढ़ लिए, बैरियर हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा मेथड जो कि होता है आपका IUDs। ठीक है, अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज़ यूज्ड ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, IUDs। These devices are inserted by doctor और expert nurses in the uterus through vagina। ठीक है, ये यूट्रस में आपका इंसर्ट की जाती है, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू, बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स या फिर और एक्सपर्ट नर्सेस के थ्रू ये इंसर्ट किया जाता है आपका IUDs। ठीक है, these IUDs
दैट इज़ योर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़। ठीक है, तो ये आपकी आईयूडीज़ जो होती हैं उनकी भी आपकी अलग अलग क्लासेस आ जाएगी। देखो पहले नॉन आईयूडी पढ़ोगे, है ना, फिर आप कॉपर रिलीजिंग आईयूडी पढ़ोगे, फिर आप एक हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी पढ़ोगे, तो ये भी आपकी डिफरेंट टाइप की होती है। तो पहले देखो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का नाम है आपका लिपिल्स लूप। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का नाम बताओ, लिपिल्स लूप है आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का नाम क्या क्या है आपका, कॉपर टी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का नाम है आपका कॉपर टी। ठीक है, वाइट नॉट वर्किंग। और अच्छा, कॉपर टी Cu7 मल्टीलोड 375। तो लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि कॉपर होगा तो कॉपर आना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉपर ना नहीं आता है, तो क्या करते हो आप लोग, ये मल्टीलोड 375 को कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के बदले नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में रख देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कॉपर रिलीजिंग के अंदर कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 हमारी आती है। ठीक है, एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज दैट इज़ और प्रोजेस्टेसर्ट LNG20, ये क्या है हमारी कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ है, सॉरी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ है। सबसे पहले मैंने आपको बताई नॉन मेडिकेटेड आईयूडी सिर्फ एक है जिसका नाम है लिपिल्स लूप। दूसरा सुनो, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है जिसको आप बोलते हो CUT, Cu7 मल्टीलोड 375। तीसरा हमारी जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है उसको बोलते हो आप प्रोजेस्टेसर्ट LNG20। ठीक है, नाम याद कर लो, इनके आते हैं। ठीक है, एग्जाम में आते हैं कि कौन सी आईयूडी है करके। ठीक है, अब देखो इनका वर्क देखो, आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड कॉपर आयन रिलीज suppress sperm motility and the fertilizing capacity of the sperm। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हमारे आईयूडीज जो होते हैं ना, वो आपका फैगोसाइटोसिस कर देते हैं स्पर्म का विद इन द यूट्रस, और जो कॉपर हमारा रिलीज हो रहा होता है वो क्या करता है आपका सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को। ठीक है, और हमारी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, आगे देखो, द हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज इन एडिशन make the uterus unsuitable for the implantation and cervix hostile for the sperm। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो आपकी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है वो क्या करती है, आपका यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है फॉर द इम्प्लांटेशन और सर्विक को हॉस्टाइल बना देती है स्पर्म के लिए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो आपकी फैगोसाइटोसिस है स्पर्म की वो कौन करता है यूट्रस में, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़। और जो हमारी कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ होती है वो क्या करती है, हमारा कॉपर रिलीज करते जाती है ना, और स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देती है और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म को भी क्या कर देती है, आपका कम कर देती है। थर्ड जो हमारी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है वो क्या कर देती है, आपका यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है फॉर द इम्प्लांटेशन और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देती है फॉर द स्पर्म। तो आपको याद रखना है कि कौन सी आईयूडी क्या करती है और कौन सी आईयूडी का नाम क्या है। ठीक है, इतना मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ इसको लर्न करना। ठीक है, अभी वीडियो पॉज करो और अभी याद करो, रट्टा मारो पहले। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप की आईयूडी है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड आईयूडी के अंदर आती है आपके लिपिल्स लूप, कॉपर रिलीजिंग के अंदर आती है कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, और हमारा जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होता है उसके अंदर आता है आपका प्रोजेस्टेसर्ट LNG20, ये दोनों आती हैं। अब कौन क्या करता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी क्या करती है, आपका फैगोसाइटोसिस कर देती है स्पर्म का इन द यूट्रस। सेकंड जो हमारा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है वो कॉपर रिलीज करती है और हमारे स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देती है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है स्पर्म की वो भी कम कर देती है। थर्ड हमारा जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होता है वो क्या करता है, आपका यूट्रस को अनसुटेबल बनाता है फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है फॉर द स्पर्म। इतना आपको याद करना है। ठीक है, आईयूडीज आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी और वांट टू गिव स्पेस बिटवीन द चाइल्ड। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव इन द इंडिया। तो आईयूडी जो है, आईयूडीज जो है हमारा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये क्या है आपका एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के जैसे एक्ट करता है। अगर कोई फीमेल क्या चाहती है कि स्पेस रखना चाहती है अपने, अगर अभी उसकी डिलीवरी हुई है तो आपको चाहती है कि 5 साल बाद उसका नेक्स्ट आपकी प्रेगनेंसी वाला स्टेज चले, तो इसके बीच में जो गैप रखने का बेस्ट मेथड है वो क्या है, आपका आईयूडीज़ है। ठीक है, और मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड जो है वो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव का इंडिया में वो हमारा आईयूडीज़ ही है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि जो मोस्ट एक्सेप्टेड और वाइडली है यूज्ड मेथड वो क्या है, आपका कॉन्ट्रासेप्टिव का आईयूडीज़ है। ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ ईदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज़ अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय द फीमेल्स। ठीक है, तो आपका जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं, हम ओरली लेती हैं, फीमेल्स लेती हैं। ठीक है, आपके क्या लेती है, प्रोजेस्टेरोन लेती हैं या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लेती हैं। ये भी क्या करता है, कॉन्ट्रासेप्टिव के जैसे एक्ट करता है फीमेल्स के लिए। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स एंड हैंस आर पॉपुलरली नोन एज पिल्स। ठीक है, तो टैबलेट टाइप की होती है और इनको हम बोलते हैं पिल्स। Pills have to be taken for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of the menstruation cycle. After a gap of 7 days during the menstruation occur, it
एक्ट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। कंसेप्शन मीन्स प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, आपकी जो टैबलेट ली जाती है फॉर द 21 डेज़ के लिए, जो फीमेल होती है वो ये टैबलेट को लेती है, ठीक है। और फिर उसके बाद 7 डेज़ जब आपका मेंस्ट्रुएशन चलता है, उसके 7 डेज़ के बाद फिर से ये हमारी 21 डेज़ के लिए कंटिन्यू होती है। तब तक कंटिन्यू कर सकती है फीमेल जब तक वो आपका कंसीव नहीं करना चाहती, जब तक कंसेप्शन नहीं चाहती फीमेल, तब तक ये वाला जो है पिल्स वाला जो है वो कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। ये क्या करता है, दिस एग्जिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को, और आपका जो सर्विकल म्यूकस है उसकी जो हमारी क्वालिटी होती है उसको भी चेंज कर देता है और आपका स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड करता है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेस साइड इफेक्ट एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल, ठीक है। तो पिल्स का में बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं और आपका जो फीमेल्स होती हैं वो उसको बहुत ज़्यादा प्रीफर करती हैं। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशंस। इट इज़ वंस अ वीक पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ठीक है। तो नया जो हमारा सहेली आया है वो एक नॉन स्टेरॉइड हमारा पिल होता है, ठीक है। नॉन स्टेरॉइड पिल होता है वो, जो कि आपका सिर्फ वीक में एक बार लेना होता है और इसके जो साइड इफेक्ट है वो भी क्या है, बहुत कम है, और इसके हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हो और साइड इफेक्ट बहुत कम हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाय द फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, ठीक है। तो क्या करता है, प्रोजेस्ट्रोजन और या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन को इंजेक्शन के तरह भी लिया जाता है एज अ इम्प्लांट अंडर द स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, ठीक है। तो जैसे हमारा पिल्स काम करती हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी करते हैं, बस इनका जो हमारा टाइम पीरियड रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUD within the 72 hours of the coitus have been found to very effective as emergency contraceptive, as there could be used to avoid possible pregnancy due to rape और casual unprotected intercourse, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन या फिर IUDs अगर हम 72 आवर्स के अंदर ले लेते हैं आफ्टर द कॉइटस, तो ये कर सकता है एक हमारा एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के जैसे एक्ट कर सकता है इन द केस ऑफ कि अगर प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, इन द केस ऑफ रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर हो गया है, तो 72 आवर्स के अंदर अगर किसी ने प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्ट्रोजन या फिर IUDs का यूज़ कर लिया है अंडर 72 आवर्स, तो इट कैन एक्ट एज एन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचा आपका सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड आर कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन, ठीक है, आर जनरली एडवाइस फॉर द मेल एंड द फीमेल पार्टनर आर टर्मिनेटिंग मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, ठीक है। अब क्या चाहते हैं कि अब वो चाहते ही नहीं कि लाइफ टाइम वो क्या करें, आप कंसीव करें, ठीक है। तो फिर ये क्या रहता है, आपका टर्मिनेटिंग मेथड रहता है, लास्ट मतलब अगर नहीं चाहते हैं आप तो फिर वो कर सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन block gamete transport and thereby prevent conception. Sterilization produced in the male is called as vasectomy. जो हम करते हैं ना सर्जिकल मेथड मेल्स के लिए, उसे आप बोलते हैं वासेक्टोमी, और फीमेल्स के लिए जब करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। मेल का जो होता है वो वास डिफरेंस में होता है इसलिए उसे वासेक्टोमी बोलते हैं, और फीमेल का जो होता है वो फेल्लोपियन ट्यूब में होता है इसलिए हम उसको आपका ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। इन वासेक्टोमी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है। तो वास डिफरेंस का क्या करते जाता है, एक छोटा सा पोर्शन हम काटते हैं, इज रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, वेयर इन ट्यूबेक्टोमी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन थ्रू द वेजाइना, ठीक है। तो मेल में जो हमारी वासेक्टोमी होती है वो स्क्रोटम में इंसिजन के थ्रू होती है और फीमेल्स में वेजाइना के थ्रू इंसिजन होता है, फिर जाके हमारी ट्यूबेक्टोमी होती है, ठीक है। दीज टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, ठीक है। ये टेक्निक जो होती हैं ये बहुत ही आपकी इफेक्टिव होती हैं, लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है कि बाद में अगर कोई चाहे कि हमें अब कंसीव करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता इस केस में, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट पैराग्राफ बचा है, इसके बाद जो हमारे आगे के डायग्राम्स हैं हम उसको देख लेते हैं, और फिर हमारा जो 3.3 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है हम इसको पार्ट 2 में कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 में हम जो इसके आगे के 3.3, 3.4 और 3.5 है उसे पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहले लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं क्या है आज का।
It need to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with the qualified medical professional. ठीक है, तो कौन सा आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहिए, तो हमें ये प्रॉपर क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से पूछ के ही यूज़ करना चाहिए. ठीक है. One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of the reproductive health. In fact, they are practiced again on nature reproductive events, that is conception और pregnancy. ठीक है, तो ये हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द फॉर मेंटेनिंग अवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये तो क्या है, अगेंस्ट नेचर है कि हम रोक रहे हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको हम रोक रहे हैं. ठीक है, रिप्रोडक्टिव अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट है, दैट इज़ द कॉन्सेप्शन और प्रेगनेंसी. ठीक है. One is forced to use this method either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. No doubt, widespread use of this method have a significant role in checking uncontrolled growth of the population. However, there is possible ill effects like nausea. मे भी आपका ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करके आपको nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual cycle और even breast cancer के भी चांसेस हैं. दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर. ठीक है, तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, कुछ आपको सिम्टम्स आ सकते हैं, है ना, कुछ हमारे से इल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के. तो ऐसा नहीं होता कि हर टाइम इनकी वजह से ही हो रहा है, तो लेकिन हम इनको टोटली इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अब देखो ये वाला जो हमारा सबसे पहला स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहला हमारा ये वाला डायग्राम है, ये हमारा दे रखा है आपका मेल कॉन्डम. ठीक है, दिस इज़ द कॉन्डम फॉर द मेल एंड दिस इज़ द कॉन्डम फॉर द फीमेल. ठीक है. नेक्स्ट हमारा दे रखा है आपका कॉपर टी, दैट इज़ योर CUT. ठीक है, दैट इज़ योर विच वन IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD. ठीक है. उसके बाद ये हमारे क्या हैं, इम्प्लांट्स हैं, जो बिल्कुल आपका पिल्स के जैसे एक्ट करते हैं, बट इनका जो वाइबल पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा होता है. ठीक है. उसके बाद ये हमारा है वासेक्टॉमी और ये है हमारा ट्यूबेक्टॉमी. वासेक्टॉमी जो होती है वो मेल में होती है, जिसमें हम वास डिफेंस में कट करके उसको इंसिजन के थ्रू जोड़ देते हैं, और जो ट्यूबेक्टॉमी होती है वो हमारा फीमेल में होती है, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, और उसको भी हम फैलोपियन ट्यूब को भी कट करके फिर जोड़ देते हैं. ठीक है. तो हमारे जो ये टॉपिक थे 3.1 और 3.2 ये पूरा NCERT लाइन बाय लाइन कवर हो गया है. ठीक है. अब बस आप क्या करिए, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है वैसा वैसा आप बार बार बोलते जाइए, रिवाइज करते जाइए. आपको रिवाइज करते जाएंगे तो आ जाएगा. ठीक है. अगर खुद से रिवाइज नहीं कर पाते तो दोबारा वीडियो चलाइए, दोबारा देखिए, ऐसे रिवाइज कर लीजिए. ठीक है. तो 3.3, 3.4 और 3.5 छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो लेकिन हम इसको पार्ट 2 में करेंगे. तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.